वेलकम एट क्लास स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर 3 है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे और अभी हम पढ़ना बाकी है। तो उसमें हमारा नो और लिटिल मोर वाला सेक्शन हमारा रह गया था, तो अब हमें उससे ही कंटिन्यू करना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट कंट्री का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। All constitutions, however, do not comprise a single written document. लेकिन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब में एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए लिया जाए तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सम है, यानी जोड़ है जितने भी लॉज और कस्टम्स हैं दैट हैव इवोल्व्ड ओवर टाइम। यानी टाइम के साथ साथ जो जो लॉज लगा कि ये लॉज होने चाहिए, इन लॉज को एनफोर्स कर देना चाहिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, या हिस्ट्री में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा देनी चाहिए। जितने भी लॉज एंड कस्टम्स हैं जो टाइम के साथ साथ लगा कि नीड हुई इनकी, तो उन सब का सम जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का। सम ऑफ दीज आर रिटन वाइल अदर्स आर अनरिटन। इसमें से कुछ लॉज और कस्टम्स जो हैं वो रिटन हैं और कुछ अनरिटन हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट हुआ। ओरिजिनल से जो अमेंडेड हमारा दिखाया गया, हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में। तो हम पहले प्रियम्बल का पढ़ते हैं कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यानी जैसे हम किसी भी नोटबुक में अपने इंट्रोडक्शन के लिए अपना नाम लिखते हैं, अपनी क्लास लिखते हैं, जो जो अभी हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं वो लिखते हैं, तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडेक्स बना दिया गया प्रियम्बल, यानी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बना दिया गया। तो इस प्रियम्बल को अमेंड किया गया। अमेंड करने का मतलब है संशोधित कर देना। और अमेंडमेंट की जो प्रॉपर्टी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वही उसे फ्लेक्सिबल बनाती है। यानी टाइम के साथ साथ जिन चीज़ों में लगता है कि अमेंडमेंट लाना चाहिए, चेंज लाना चाहिए, उन चीज़ों को हम चेंज कर देते हैं। कि कोई भी लॉ को हम चेंज कर देते हैं पीपल के नीड के हिसाब से, और उसका एक अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिससे हम अमेंडमेंट लाते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल में क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए। तो ये जो अमेंडमेंट लाया गया, तो इसके लिए थोड़ा हम पहले बैकग्राउंड का पढ़ते हैं। तो ये अमेंडमेंट 1976 में लाया गया, यानी ये जो एक्ट था ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर लाया गया। और इसमें दो नए वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो सोशलिस्ट को 1976 में जोड़ा गया था, और 1976 के दौरान हमारे यहाँ इंडिया में इमरजेंसी चल रही थी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये जो हमारी इमरजेंसी थी ये 3rd नंबर वाली इमरजेंसी थी जिसे इंदिरा गांधी जी ने घोषित किया था। और सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक न्यूट्रल मैनर में बिहेव करेगा। जितने भी हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं, उनके साथ एक न्यूट्रल मैनर में बिहेव करेगा। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से सिलेक्टिव रिलीजन को वो उसके लिए फेवरेबल लॉज नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर धर्म को फोस्टर और नर्चर करने की आज़ादी दी जाती है। यहाँ पे हर धर्म को अडॉप्ट करने की, अपना धर्म चेंज करने की भी फ्रीडम है। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कॉपी दिखाई गई है वो ओरिजिनल कॉपी है हमारे प्रियम्बल की, और जो हमारे राइट हैंड साइड दिखाई गई है वो अमेंडेड है। अब हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबको पता है कि हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि 165 सेशंस लग गए और लगभग 3 साल लग गए एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को फ्रेम करने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि हर सोसाइटी के हर सेक्शन किसी के लिए फेवरेबल लॉज बनाए गए हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में साइन कर दिया गया था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद जो इफ़ेक्ट में कब लाया गया, इन्फोर्स कब किया गया, उसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रीफ वे में डिस्क्राइब करता है, उसको हमको इंट्रोड्यूस कराता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो क्या है, प्रियम्बल है।
It sets out the ideals that the makers of the constitution as representative of the people wish the country to follow. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी आइडियल्स बताए गए हैं, वो सभी आदर्श बताए गए हैं जिनके बेसिस पे हमारी कंट्री को चलना चाहिए. इट इज़ द गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड ऑल द लॉज इन द कंट्री. यानी यही एक गाइडिंग स्पिरिट है, यानी इसी को बेस मानकर जितने भी हमारे लॉज हैं वो बनाए गए हैं. एक भी लॉ ऐसा नहीं है जो इनका, जितने भी हमारे प्रियम्बल है, जो हमारा प्रियम्बल है उसके विरुद्ध हो. सारे लॉज उसी के हिसाब से बनाए गए हैं. तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है हमारे प्रियम्बल का, जहाँ से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. द पीपल. तो इस लाइन से हमारे प्रियम्बल को स्टार्ट करने का सीधा सीधा मतलब है ये बताना कि डेमोक्रेसी में हमारी कंट्री इंडिया में सोर्स ऑफ पावर सिर्फ और सिर्फ पीपल है. यानी हमारी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल है, ये शो करने की कोशिश की गई है. वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी इंडिया के ही जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो भी हमारे ही द्वारा चुने गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी हमारे लिए ही गया है, तो सब कुछ लोगों के लिए ही है डेमोक्रेसी में. तो इस लाइन से बताया गया है कि इंडिया के लोग हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मानते हैं और हम अब इसे फॉलो करेंगे. दिस मीन्स दैट पीपल आर ऑल इम्पॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ है कंट्री में, इंडिया में, वो सिर्फ पीपल है. दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर. अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर सिर्फ लोग ही हैं, पीपल हैं कंट्री के. कीपिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. और इससे, इस लाइन से क्या प्रूव होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखा हुआ है. जो नेक्स्ट है वो है सॉवरन. सॉवरन इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स इंडिपेंडेंट. यानी सॉवरन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता होना, हर चीज़ की स्वतंत्रता होना. सोशलिस्ट. Socialism refers to certain political principles that have been interpreted differently in different countries. तो पहले मैं आपको एक बार सॉवरन के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि सॉवरन का मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है. यानी यहाँ से हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं. हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जो भी जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जितने भी ये हैं, ये सब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अपनी अपनी. तो ये जो सॉवरन वर्ड है ये लिया कब गया था? 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. और ये आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टिकल 5 से ये वर्ड लिया गया है. अब हम पढ़ते हैं सोशलिस्ट के बारे में. सोशलिज्म रेफर्स टू सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स. यानी कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें से एक सोशलिस्ट है. लेकिन इसका जो मतलब है वो हर जगह अलग निकल कर आता है. अलग अलग कंट्रीज़ में सोशलिस्ट का मतलब अलग अलग होता है. इंडियन सोशलिज्म यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इट लेज स्ट्रेस ऑन स्ट्राइविंग टूवर्ड्स अ मोर इक्वल सोसाइटी बाय हेल्पिंग द वीकर सेक्शंस. वी विल डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल अंडर सोशल जस्टिस. तो सोशलिज्म का मतलब, इंडियन सोशलिज्म का मतलब है कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देना, लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी में लाना, एक बैलेंस बनाए रखना. ना ऐसा ना हो कि हमारी कंट्रीज़ में रिच है तो बहुत ज़्यादा रिच है, पुअर है तो बहुत ज़्यादा पुअर है. हर पुअरर से पुअरर स्ट्रेटा को उनको इनकरेज करना, उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को इंक्रीज़ करना, वो इट कम्स अंडर सोशलिज्म, इंडियन सोशलिज्म. In strictly socialist states, the means of production, farm, factories are owned by the people. There is no or very little private ownership of wealth. जो strictly socialist state होते हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो सब लोगों के अंडर होती है. जितने भी फार्म्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो वहाँ पर या तो प्राइवेट जो ऑनरशिप है वो होगी ही नहीं, या फिर बहुत कम अमाउंट में होगी. यानी वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं होती है. वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग होती हैं. दिस वॉज द केस इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन.
जो पहले फॉर्मर सोवियत यूनियन था, ऐसा ही कुछ वहाँ पर देखा गया, जहाँ वो एक स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट स्टेट था, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थे वो पीपल के अंडर थे। इन इंडिया द स्टेट डज ऑन और रन द रेलवेज। और इंडिया में आपको बता दें कि रेलवेज जो है वो बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। द पोस्टल सिस्टम, सम बैंक्स, इंडस्ट्रियल यूनिट, बट देर इज़ प्राइवेट ऑनरशिप एज वेल। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो प्राइवेटाइजेशन अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले भी प्राइवेटाइजेशन था। और पोस्टल सिस्टम जो है वो भी गवर्नमेंट के अंडर है। जो हमारा रेलवेज है वो भी हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है गवर्नमेंट के अंडर होना। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है। कुछ एमएनसीज हमारे यहाँ आती है वो सब प्राइवेट होते हैं। कुछ बैंक्स है, कुछ बैंक्स तो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। The term socialist was added to the preamble by an amendment to the Constitution in 1976. जो socialist word है वो preamble में कब ऐड किया गया था? 1976 में। Amendment means change. Amendment का सीधा सीधा मतलब है change कर देना, संशोधित कर देना। Our constitution can be amended to suit the changing needs of the people. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की नीड ही क्या है? एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया तो हम इसे बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ है डिक्रीज़, हमारी तो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब सिचुएशंस चेंज होती हैं। हो सकता है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हो तो कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम ना हो, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स एक बड़ा रूप ले ले तो उनके लिए एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा किसी ना किसी लॉ में। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अब ना हो तो किसी लॉ को हटाना पड़ेगा। However, amendments can be made only in accordance with the procedure laid down by the Constitution. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक चीज़ बताता है। अगर अमेंडमेंट हो गया, किसी लॉ में संशोधन होगा, तो उसे करने का पूरा प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। यानी किसी लॉ को अमेंड करने के लिए भी एक लॉ है। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव मेजर। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है, ये प्रोटेक्शन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि कोई अपने वे से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, अपने फ़ायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारी हमारी जो कंट्री के पीपल हैं वो सब क्या होंगे? हार्म होंगे, उनकी फीलिंग्स हार्म होंगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे।